नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। किसी भी देश की तरक्की के पीछे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जरा सोचिए, जिन युवाओं की देश को जरूरत है वो युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, मोटापा, माइग्रेन और एसिडिटी जैसी कई और बीमारियों से घिरे हैं, तो कोई भी देश तरक्की कैसे करेगा। तरक्की के पीछे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जरा सोचिए, जिन युवाओं की देश को जरूरत है वो युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, मोटापा, माइग्रेन और एसिडिटी जैसी कई और बीमारियों से घिरे हैं, तो कोई भी देश तरक्की कैसे करेगा। तरक्की करने के लिए जरूरी है देश का हर युवा फिट और निरोगी रहे, और आपको अपनी काया को अगर निरोगी रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं, यही हमें बताएंगे आज विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, देश के युवाओं को फिट और निरोगी रखना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज संजीवनी में हम एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी एंट्री धीरे धीरे हमारे शरीर में होती है और हमें पता भी नहीं चलता, और देखते ही देखते ये बीमारी बहुत खतरनाक हो जाती है। जी हाँ, आज संजीवनी में हम ब्लड पॉइजनिंग की बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कितनी खतरनाक है ये बीमारी और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कान के दर्द का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आखिर ब्लड पॉइजनिंग है क्या। ठंड के साथ आता है बुखार, सांस लेने में होती है परेशानी, लो रहता है ब्लड प्रेशर और रहती है हमेशा थकान, तो हो जाएं सावधान, कहीं आपको ब्लड पॉइजनिंग तो नहीं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले संजीवनी के दर्शकों को आप ये बताइए कि ब्लड पॉइजनिंग क्या है। देखिए, ब्लड पॉइजनिंग जैसा कि शब्द से आपको मालूम चल रहा है कि खून के अंदर किसी तरह की कोई विषैली चीज आ जाना। एक्चुअली में इसका मेडिकल टर्म जो है वो सेप्टिसीमिया है। सेप्सिस आपने सुना होगा कि खून के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाता है और उसके कारण जो है हमारा पूरा खून जो है वो दूषित हो जाता है। तो आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो रक्त की अशुद्धि या रक्त का दूषित होना, और जो मॉडर्न जो उसका टर्मिनोलॉजी है वो सेप्टिसीमिया उसको बोलते हैं। तो क्योंकि आयुर्वेद में हम जो अगर इसकी बात करें तो रक्त जो है, खून जो है हमारा, ब्लड, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा धातु है बॉडी का। हमारे शरीर में बहुत धातु काम करते हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, हमारा फैटी टिश्यूज हैं, 7 प्रकार के धातु आयुर्वेद में लिखे हैं। तो रक्त का इम्पोर्टेंस इसलिए है खून का, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है और टॉक्सिन्स को कलेक्ट करके वापस वो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और फिर उसको शरीर से बाहर फेंका जाता है। तो इसलिए अगर हमारा रक्त दूषित हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। हमें इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज बताएंगे आपको क्या क्या वो लक्षण हैं जिनको कि आप कई बार नजरअंदाज कर सकते हैं, क्या क्या उसके कुछ कारण बन सकते हैं। हो सकता है कोई कारण आपके बॉडी में आज मौजूद हो और उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, आगे चल के वो ये भयंकर आपको ब्लड पॉइजनिंग या सेप्टिसीमिया का रूप ले सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिम्टम्स के बारे में तो हम बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे, तो पहले आप ये बताइए दर्शकों को कि आखिर ये ब्लड पॉइजनिंग होती क्यों है। देखिए, बॉडी में आपके शरीर में कहीं पर कोई कट जाए, कोई जल जाए, कोई जख्म बन जाए, कहीं पर आपने जो है किसी चीज ने काट लिया उसको, या कोई फोड़ा हो गया है, आपने देखा होगा कई बार जख्म बन जाता है, उसके माध्यम से ज्यादातर ये जो है इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर करता है। डॉक्टर लोग भी आपको सलाह देते हैं उसको साफ रखिए, बैंडेज कराइए। कहीं पर कोई कई बार फिस्टुला बन जाता है, कोई नासूर या कोई कैनाल टाइप की बन जाती है जख्म की वजह से, कोई छेद बन जाता है। तो मोस्टली हमारा जो कारण ब्लड के पॉइजनिंग का वो इसी माध्यम से शुरू होता है। तो अगर आपको कभी भी कोई चोट लगती है, कहीं पर कट जाता है, जल जाता है, तो इसको आप जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको बिल्कुल साफ सफाई रखना चाहिए। और खास तौर से ये कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना जाए, क्योंकि उसके माध्यम से वो इन्फेक्शन आपके ब्लड में एंटर कर जाता है। बरेली से हरिओम जुड़े हैं जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, पिछले 4-5 सालों में सर वजन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया और पेट बहुत निकलने लगा है सर बाहर। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? सर एक्सरसाइज तो सर टाइम नहीं मिल पाता इतना सर। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था आपसे, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज के बिना नहीं होगा। खाना तो खाते रहते हैं, खाना खाएंगे और मूव नहीं करेंगे, कैलोरीज खाएंगे उसको बर्न नहीं करेंगे तो डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल फार्मूला है, कोई बहुत लंबी चौड़ी गणित नहीं है इसके अंदर, जिसको कि हम समझते नहीं है। खाने का शौक तो है हमारे यहाँ पर, और खासतौर से हमारा जो इंडियन खाना है वो आम तौर पे बहुत हैवी होता है।
तो एक तो आपसे निवेदन है कि नियमित रूप से आधा पौना घंटा तो कम से कम एक्सरसाइज ऐसी करो कि पसीना निकल जाए बॉडी से अच्छी तरह से। अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा जॉगिंग करें, थोड़ा सा उछल कूद करें तो बहुत अच्छा है, उससे पसीना आना चाहिए बॉडी। और दूसरी, इसके अलावा जो तीसरी चीज है कि बॉडी के अंदर कोई चीज ब्लॉकेज अगर कहीं हो गई है, फैट कैरिंग चैनल्स हमारी मेदोवाही स्रोतस में ब्लॉकेज है, तो उसके लिए बहुत अच्छी औषधियां, एक तो हमने एक स्पेशल काढ़ा बनाया, उसको हम बोलते हैं स्लिम टी। स्लिम टी इसलिए क्योंकि वो थोड़ा नाम उसका पता चल जाता है लोगों को, लेकिन जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर है जिसको कि आप उबाल करके सुबह शाम अगर पिए तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। और मेंटल लेवल पर भी आपको काम करना पड़ेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं ओबेसिटी के, उनको कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी कई बार हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है, तो उसको भी हमें ठीक करने के लिए कुछ उपचार करना चाहिए। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ ब्लड पॉइजनिंग पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आपको पहले बताया कि आखिर ये ब्लड पॉइजनिंग है क्या और होती क्यों है। अब चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार बीमारियों का हमें तब पता चलता है जब एक खतरनाक रूप कोई बीमारी धारण कर लेती है, ठीक है। आप दर्शकों को ये बताइए कि ब्लड पॉइजनिंग से जो दिक्कतें हमें आगे होने वाली हैं, या ब्लड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्या से हम लोग जूझ ही रहे हैं, क्या कुछ लक्षण हैं हमें पहले पता चल सके? देखिए, अगर आपको ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको कि ब्लड पॉइजनिंग आप कह रहे हैं, जो हम नाम इसका दिया है, तो उसमें जो एक मुख्य लक्षण आपको मिलेगा इनिशियली, उसको ध्यान रखिए, आपको वो फीवर आएगा, बुखार आएगा, और बुखार ठंड के साथ आ सकता है। दूसरी चीज इसमें जो आप देखेंगे कि थोड़ा सांस में तकलीफ आ जाती है, सांस प्रॉपरली नहीं आता है, सांस खिंच करके आता है, थोड़ा बहुत चलें तो तकलीफ होती है, श्वास कष्ट इसको हम बोलते हैं। और तीसरी चीज, आपका जो हार्ट बीट है वो काफी तेज होने लगता है, टैकीकार्डिया जिसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं। ब्लड प्रेशर आपका काफी ड्रॉप कर जाता है, कई बार तो सडनली ब्लड प्रेशर काफी आपका डाउन आ जाता है। और मेंटल कंफ्यूजन, माइंड में एक तरह का कंफ्यूजन सा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, और कभी कभार तो यहाँ तक भी होता है कि पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो जाता है। तो ऐसे लक्षण अगर आपके हैं तो हो सकता है। और फिर उसके साथ साथ जो कारण हमने बताए, अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री भी आपको नजर आ रही है कि कोई चोट लगी है, फोड़ा फुंसी हुआ है कुछ, तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ब्लड में इन्फेक्शन चला गया है और ब्लड पॉइजनिंग आपको हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड पॉइजनिंग तो अपने आप में ही एक गंभीर बीमारी है, क्या इसके साथ साथ और भी हमें बीमारियां हो सकती है अगर हम समय रहते इलाज नहीं करते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं तो? हाँ, डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा कि एक तो ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप कर जाएगा, सडनली एक ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, तो दैट कैन कॉज वेरी सीवियर प्रॉब्लम्स। एक तो किसी ऑर्गन में अगर ब्लड ना पहुंचे, मान लो किडनी में पूरा खून नहीं जा रहा है तो किडनी फेल हो सकती है। आपके ब्रेन में अगर खून नहीं जा रहा तो वहाँ कोई विकार आ सकता है। आपको जो है यू कैन लूज योर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस आप हो सकते हैं। और कोई ऑर्गन जहाँ पर खून नहीं जा रहा है तो उस ऑर्गन में भी विकार आपके आ सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस तो इसके डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि खून हमारा जो है दूषित हो गया है और वो उसमें प्रेशर में भी ड्रॉप आ गया, तो एक तो दूषित है और दूसरा वो पूरा फ्लो उसका नहीं पहुंच रहा है। तो शरीर में खून अगर ना जाए तो फिर तो इट कैन ऑल्सो बिकम फैटल, आपकी जान भी चली जा सकती है उसमें। अच्छा, ऐसे में तो डॉक्टर साहब हमें डाइट का भी मुझे लगता है ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमें क्या बदलाव करने चाहिए अपने आहार में? देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा है कि ब्लड में इन्फेक्शन के आपको कुछ थोड़ा लगता है तो रक्त शुद्धि सबसे सिंपल चीज है, रक्त का शोधन करना चाहिए। रक्त शोधन के लिए हमारी डाइट क्या है? एल्कलाइन डाइट आप याद रख लीजिए, एक ही शब्द है। एसिडिक फूड आपको नहीं खाना है, क्योंकि खून में जो अगर गर्म चीजें हम खाएंगे तो वो ज्यादा हमारे खून में और विकार पैदा करेगा। तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये जो हम बार बार आपसे बताते हैं, तो ये आपको बंद करना है। और इसके विपरीत जो चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी को एल्कलाइन बनाती हैं, आपकी टिश्यूज को एल्कलाइन बनाती हैं, आपके ब्लड को एल्कलाइन बनाती हैं, तो वो आपको सेवन करना है। उसमें जैसे कि आपको खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इनका सेवन आपको करना चाहिए। चावल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। ये चीजें जो है आपको डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आज की संजीवनी का दर्शक इंतजार कर रहे हैं। ब्लड पॉइजनिंग से बचने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे। ब्लड पॉइजनिंग अगर आपको है तो इसमें नीम का बहुत अच्छा रोल है। नीम के पत्तों को आप चूर्ण बना करके रख लें और उसमें से 1-1 चम्मच सेवन करें। करेला जो है, करेला मिलता है तो करेले का जूस लगभग 30 मिलीलीटर खाली पेट आप सेवन कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। या ताजा एलोवेरा मिले आपको, एलोवेरा का जूस भी आजकल जीवा से आप मंगा लीजिए, वो मिल जाएगा आपको। एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस, ये मिला करके पिए। या ताजा गिलोय मिलती है तो उसको थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के कूट करके काढ़ा बना करके वो आप पी लें। दूसरा
इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी आपको इसमें प्रयास करना पड़ेगा। खून जिससे बने आपकी बॉडी में, क्योंकि खून आपका दूषित हो चुका है, तो उसके लिए खजूर बहुत अच्छा काम करता है। चुकंदर या पालक या गाजर, इनका सूप बना करके आप सेवन कर सकते हैं, इनका जूस आप पी सकते हैं। और आंवले का चूर्ण भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आंवले का चूर्ण या आंवले का किसी भी रूप में, आप ताजा आंवला है तो ताजा आंवला आप सेवन कर सकते हैं। उसका सेवन करने से भी आपके रक्त में जो है वृद्धि होगी और थोड़ा आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने खाने में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए या हमें क्या बदलाव करना चाहिए, तो आपने बताया। डॉक्टर साहब, हम डेली रूटीन में क्या बदलाव करें? डेली रूटीन में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में जो है खून ठीक काम नहीं कर रहा है, एक तरह से वो विकृत हो गया है। तो ओवर एक्सर्शन या फिर जो है रात को देर तक जगना, या बिल्कुल जो है आपका रूटीन बिल्कुल उल्टा हो जाए कि आपका जो है दिन में सो रहे हैं रात को जग रहे हैं, ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे धातुओं को और कमजोर करती हैं चीजें। एक्सेसिव indulgence in sexual activity is very dangerous for this kind of people, क्योंकि उससे आपके शरीर की शक्ति और कमजोर हो जाती है। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बल्कि आपको क्या करना है कि बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना है, नींद अच्छी आनी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहें, माइंड को रिलैक्स रखें, तो उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, गंभीर तो ये बीमारी बहुत ज्यादा है, खतरनाक बहुत है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो क्या जीवा में इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव है? देखिए, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आयुर्वेद की बात हम करते हैं, जीवा मतलब आयुर्वेद ही है। और आयुर्वेद में तो ऐसे रोगों का इलाज हम करते हैं कि जो कहीं पर भी इलाज नहीं हो पाता। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम रोग की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं और रोग की जड़ तक पहुंचते हैं। तो हम तो आयुर्वेद में हम धातुओं की बात करते हैं कि रक्त धातु है, केवल वो ब्लड नहीं है, हमारे लिए वो धातु है, शरीर को धारण करने का एक विशेष शक्ति है। और उसकी किस प्रकार से उसको हम शोधन करें, किस प्रकार से उसको हम और ज्यादा स्वस्थ करें, तो ऐसे आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधियां। और आजकल तो मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसको मान लिया है। मॉडर्न मेडिसिन में भी रिसर्च है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में काफी औषधीय गुण उनको पाए गए हैं और उनका प्रयोग मॉडर्न मेडिसिन वाले लोग भी आजकल काफी कर रहे हैं। इंदौर से प्रियंका जुड़े हैं। जी प्रियंका, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार। सर, मेरे को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है अभी कुछ दिनों से। अच्छा, तो इसमें क्या बाल कितने गिर जाते हैं रोज? लगभग सिर से थोड़े थोड़े बाल डेली निकलते हैं। हेयर फॉल मतलब हेयर वॉश कितने, मतलब 5-6 बाल गिरते हैं, 10-12 या 40-50, 100-200 कितने गिरते हैं? डेली 10-12 बार, जब भी मतलब हेयर वॉश करने के बाद, जब भी कंघी करते हैं उसके बाद। चलो, कोई ज्यादा नहीं है। देखिए, मैं इसलिए आपसे प्रश्न पूछा था कि बहुत सारे लोगों को ना एक दिमाग में हो जाता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, और वो जो टेंशन होती है उसके कारण फिर बाल उनके ज्यादा तेजी से गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आपने कहा कि 10-15 बाल गिरते हैं, तो शायद हो सकता है अभी एक मीडियम प्रॉब्लम है या शुरुआत हुई है प्रॉब्लम की। तो कोई ज्यादा, एक तो टेंशन मत लो, दूसरा केयर जरूर करनी चाहिए, हेयर का हमें देखभाल करना चाहिए। और देखभाल में सबसे पहली चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि बालों में ज्यादा केमिकल ना लगाएं, किसी भी तरह का, चाहे वो केमिकल शैम्पू है, चाहे वो केमिकल किसी तरह का आपको जो है आजकल हाईलाइटिंग होती है या कलरिंग होती है, या कई बार बहुत ज्यादा हम जो है बालों को ड्राई करते हैं, आयरनिंग करते हैं, इससे बाल जो है हमारे खराब होते हैं। ऑयलिंग रेगुलर करनी चाहिए, रेगुलर सप्ताह में कम से कम 2-3 बार बालों की जड़ों में अच्छी तरह से तेल लगाइए और अपना पोषण अच्छा रखिए। न्यूट्रिशन जो है वो ठीक रहना चाहिए, उसमें थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आपके डाइट में जरूर हो। एंड इन एडिशन टू दैट आपको जो है ये ध्यान रखना है कि अपने बालों में जो है किसी तरह से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो बाहर आजकल वातावरण में पॉल्यूशन है, वो भी काफी जो है नुकसान पहुंचाता है, तो उससे भी प्रोटेक्शन आपको करना है। पंजाब से संजय जुड़े हैं। जी संजय जी, पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरी उम्र 28 वर्ष के करीब है सर। जी। और करीब 2 साल पहले सर टाइफाइड हुआ था सर मुझे। अच्छा जी। तो सर वो टाइफाइड तो ठीक हो गया था उस समय, लेकिन सर तब से बाद में ऐसा होता है कभी भी बुखार आ जाता है सर। और फिर मैं पीसीएम की गोली लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन सर वो बीच में कभी भी आ जाता है। और तब के बाद से सर भूख भी मुझे बहुत कम लगती है सर। अच्छा, जी सर। देखिए, बुखार आपको जो बार बार आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक तो इम्यूनिटी बॉडी की कमजोर हो गई है, टाइफाइड के बाद हो जाती है। दूसरा ये है कि आप कभी ये भी थोड़ा गौर किया करें कि कहीं आपके जो सिस्टम में कोई टॉक्सिन्स तो नहीं जमा हो रही किसी तरह से। कई बार हम जो है खाने पीने के माध्यम से या वो हमारे जो एक्सटर्नल
हमारी जो वातावरण है उसके माध्यम से कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बॉडी में जाके जम जाते हैं जो कि अभी तक निकले नहीं है। तो इसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में अच्छी औषधियां हैं। जहां तक आपको मैं कुछ घरेलू अगर बताऊं तो क्या कर सकते हैं आप घर में, तो एक तो आपको एलोवेरा जो है, ताजा एलोवेरा जो होता है उसको आप सेवन कर सकते हैं, ये एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं। दूसरा गिलोय बड़ी अच्छी इसमें काम करती है। गिलोय का छोटा सा टुकड़ा लें, उसको कूट करके और उसको उबाल करके काढ़ा बना करके उसका नियमित रूप से पिएंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तुलसी के पत्ते भी आप ले सकते हैं, 3-4 पत्ते तुलसी के, उनका पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा पानी में घोल करके पी जाइए, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। और अगर ज्यादा आपको बिल्कुल डिटॉक्स करना है सिस्टम को, अगर आपको लगता है कि कुछ टॉक्सिन्स या इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रह गया है, तो नीम के पत्ते, 5-6 पत्ते नीम के सुबह खाली पेट आप सेवन करेंगे तो आपके बॉडी में देखिए कि सारे टॉक्सिन्स बॉडी के आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बॉडी आपकी क्लीन हो जाएगी और बार बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डॉक्टर ने आपको बहुत सारी जानकारी दी, अब आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो उपाय आपको डॉक्टर साहब ने बताए हैं उन्हें आप लोग जरूर अपनाइएगा। उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है तो तुरंत डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाइएगा और कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें, आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और उसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कान में दर्द का आयुर्वेदिक इलाज कौन सा है। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। के बाद एक बार फिर से संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अगर आपके कान में अक्सर दर्द रहता है तो आप कौन कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इलाज आयुर्वेदिक। देखिए, कान दर्द के लिए तो बहुत सारी चीजें हम कई बार बताते रहते हैं, अच्छे नुस्खे हैं। लहसुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। लहसुन को थोड़ा सरसों के तेल में डाल करके पका लीजिए और वो जो तेल बनता है उसको कान में डालने से आपको बहुत रिलीफ मिलता है। या घर में प्याज आपके होगी, प्याज का थोड़ा रस निकालिए, हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए। बहुत तेज गर्म नहीं करना है, कान को जलाना नहीं है, हल्का सा गुनगुना प्याज का रस अगर आप डालेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। और अजवाइन और लहसुन, इन दोनों को भी आप, या अदरक भी थोड़ा डाल दीजिए। जो हम दर्द का तेल बताते हैं आपको, अजवाइन, लहसुन और अदरक, तीनों को डाल करके आप पकाएं तेल में और इस तेल को आप कान में डालेंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प। लौंग का तेल अगर मिल जाए आपको, लौंग का तेल भी आप कान में डाल सकते हैं, उससे भी आपका कान का दर्द ठीक होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ पेन किलिंग की क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कान का दर्द यदि है तो ये चीजें आप प्रयोग करें और कान के दर्द से आप निजात पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कान में पस की भी कई लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या इलाज है? अगेन इन्फेक्शन है एक प्रकार का, और एंटी इन्फेक्शन कई चीजें हैं। तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है, तुलसी के पत्तों का थोड़ा सा पीस करके थोड़ा रस निकालें, वो आप डालें, उससे फर्क पड़ेगा। या इसमें भी आप लहसुन और प्याज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन और प्याज का जूस निकाल करके डालेंगे, so that is going to be very effective। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।